बिहार बिहार के राज्य बनने की कहानी, बिहार के राज्य बनने का लंदन कनेक्शन की कहानी और बिहार के उस नेता की कहानी जो पढ़ने के लिए बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए लंदन तो गया, लेकिन जब बात बिहारी अस्मिता और बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति को लेकर उठी तो वो भारत लौटकर अंग्रेजी हुकूमत के सामने उसी मजबूती के साथ खड़ा हुआ जिस मजबूती के साथ अंग्रेजी हुकूमत के सामने तमाम देशवासी और राष्ट्रभक्त अंग्रेजी हुकूमत के सामने आजादी का आंदोलन लड़ रहे थे। कहानी उस बिहार की जो कई वर्षों पूर्व मगध साम्राज्य और अखंड भारत का वो हिस्सा था जो मजबूती के साथ पूरे अखंड भारत का नेतृत्व कर रहा था। कहानी गुरु गोविंद सिंह के उस जन्मस्थली की, कहानी जेपी के उस कर्मस्थली की, कहानी चाणक्य के उस धर्म रक्षक धरती की जो बाद में कैसे राज्य के तौर पर उभरा, इसके बारे में हम आज जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले प्रभात खबर की डिजिटल टीम की ओर से संपूर्ण देशवासी और खासकर बिहार प्रदेश वासियों को बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बिहार दिवस के इस विशेष सेगमेंट में आज हम बात करेंगे बिहार राज्य के बनने की उस कहानी के बारे में जो शायद आज की युवा पीढ़ी जान नहीं रही होगी। बिहार राज्य के बनने के पीछे जो सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो बाद में संविधान सभा के अस्थायी और अंतरिम अध्यक्ष भी बने। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में आपको बता दें कि वो उस समय के तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के आरा के रहने वाले थे। हालांकि मौजूदा समय में वो बक्सर जिले में उनका गांव पड़ता है। सच्चिदानंद सिन्हा तमाम पढ़ाई करने के बाद बैरिस्ट्री के लिए लंदन पहुंचते हैं, लेकिन लंदन बिहार की राज्य बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण साबित होता है, क्योंकि सचिदा बाबू जब कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तो उनके मित्र अक्सर उन्हें बिहार की स्थिति और बिहार की भौगोलिक मानचित्र पर स्थिति न होने के कारण कई बार उनसे सवाल करते थे। इन सवालों के लेकर सचिदा बाबू के मन में एक छोटा सा ठोस जरूर लगा रहता था। बाद में इसी कारणवश उन्होंने निश्चय किया कि अब बिहार के राज्य बनाने के लिए वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए भारत लौटेंगे। फिर वो भारत लौटे तो बक्सर स्टेशन पर एक ऐसी घटना घटी जिसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब में भी किया है। सचिदा बाबू ने 1944 में एक पुस्तक लिखी, जिस पुस्तक में सम इमिनेंट बिहार कंटेम्पररी नामक एक पुस्तक में उन्होंने तमाम बातों का जिक्र भी किया है। सच्चिदानंद सिन्हा ने बताया कि जब वो बक्सर पहुंचे तो उस बक्सर स्टेशन पर एक बिहारी पुलिसकर्मी दिखा जिसके कंधे पर बंगाल का बैच लगा हुआ था। वो इस बात को लेकर काफी आहत हुए। उन्हें लगा कि एक बिहारी कैसे अपनी बिहारी पहचान और बिहार राज्य की पहचान को पूरे देश के सामने ला सकता है और कैसे उसके लिए प्रयास किया जा सकता है। इसको लेकर सच्चिदानंद सिन्हा ने अपने साथियों के साथ सबसे पहला कदम उठाया तो पत्रिका के माध्यम से तमाम बिहारवासियों तक अपनी आवाज को पहुंचाने के प्रयास को लेकर। सचिदा बाबू को पता था कि उस समय राष्ट्रवाद की सबसे बुलंद आवाज उसी बंगाल प्रेसिडेंसी और बंगाल के क्षेत्र से उठ रही थी। बिहार का कोई भी संपादक उस समय बड़ी पत्रिका का नेतृत्व नहीं कर रहा था। तब सच्चिदानंद सिन्हा ने अपने साथियों के साथ एक पत्रिका निकाली, अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका द बिहार टाइम्स के माध्यम से उन्होंने लोगों को एकत्रित और अपनी बात को पहुंचाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे अंग्रेजी हुकूमत को ये लगने लगा कि अगर हमारी स्थिति को कोई सबसे ज्यादा भारत में राष्ट्रवाद की आवाज को बुलंद कर रहा है तो वो बंगाल क्षेत्र से था। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को लगा कि क्यों न बंगाल प्रेसिडेंसी को दो भागों में विभाजित कर उसे तोड़ दिया जाए। हुआ भी यही। साल 1904 आया। 1904 में ये पेश किया गया कि बंगाल को अब दो भागों में विभाजित कर दिया जाएगा और एक वर्ष बाद हुआ भी ऐसा ही। साल 1905 में बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। सबको लगा कि बिहार अब राज्य बन जाएगा, लेकिन बिहार के अभी पूर्ण राज्य बनने के पीछे 7 वर्ष और बाकी थे। 1905 में जब बंगाल प्रेसिडेंसी को दो भागों में बांटा गया तब बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर फ्रेजर की नियुक्ति की गई। फ्रेजर कोलकाता रहने के बजाय पटना में रहना पसंद किए। फ्रेजर पटना के छज्जूबाग स्थित आवास पर रहने लगे। लोगों को लगा कि शायद अब बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर पटना आया है तो पटना को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन लोगों की आकांक्षाओं पर फ्रेजर ने पानी फेर दिया। पटना और बिहार राज्य को लेकर अभी संघर्ष और बाकी थे। हालांकि आपको बता दें कि जिस छज्जूबाग आवास पर फ्रेजर रहते थे वो मौजूदा समय में बिहार के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का आवास भी। धीरे धीरे सचिदा बाबू अब केंद्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने लगे और फिर 1911 में जब कलकत्ता से हटाकर भारत के वायसराय ने दिल्ली को देश की राजधानी बनाने का निर्णय किया तो उसमें दो और बड़े फैसले समाहित थे। एक फैसला उड़ीसा और बिहार को लेकर था। फिर साल 1912 आता है।
वो साल जब 22 मार्च की तारीख को बिहार और बिहार के लोगों के लिए सबसे बड़ा दिन आने वाला था। सचिदा बाबू का सपना साकार होने वाला था। बिहार के तमाम साहित्यकारों और राष्ट्रभक्तों की सपना साकार होने वाला था। 22 मार्च 1912 को बिहार को अंग्रेजी हुकूमत ने पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। सच्चिदानंद सिन्हा की मेहनत कारगर साबित हुई। बिहार अब देश में राज्य के तौर पर जाने जाने लगा और फिर कुछ वर्षों के बाद ही गांधी के सबसे बड़ी पहली कर्मभूमि के तौर पर बिहार का चंपारण उभर कर आया। बिहार में अनेक आंदोलन हुए, आंदोलन का नेतृत्व हुआ। चाहे बात आपातकाल के दौर में लोकतंत्र की नींव जब खतरे में पड़ी थी, तब जेपी ने पटना के उसी गांधी मैदान को कर्मभूमि बनाया और संपूर्ण क्रांति के नारे के बदौलत देश में राजनीतिक अलग को जगाने का प्रयास किया। बिहार साहित्यिक तौर से लेकर राजनीतिक तौर और चाहे ऐतिहासिकता के पन्ने पर अपनी स्थिति को हमेशा दर्ज कराते आया है। मौर्य साम्राज्य से लेकर गुप्त संवंश तक बिहार ने हर वक्त देश के सामने एक मजबूत स्थिरता के साथ अपने आप को प्रबलता के साथ स्थापित किया है। बिहार आज के दौर में भी अपनी उसी पहचान को संजोए हुए है। आप सभी को एक बार फिर से बिहार दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और हम सब एक बार फिर बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।